जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ और एसआई का जो जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट है वो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और बच्चों मुझे यह उम्मीद है और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे स्तर से कर रहे होंगे और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के सपने और अपने माँ बाप की स्थिति है, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनको यह उम्मीद है कि मेरा बेटा या बेटी को एक सिलेक्शन ले ले तो जिससे हमारे दिन भी थोड़े से अच्छे हो जाएं। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एक प्रैक्टिस सेट पहले ही है, यह सेकंड प्रैक्टिस सेट है और आप लोग देखिए सेकंड प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुमायूं हिमालय, कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य है? क्लियर है बच्चों? हिमालय जो है, हिमालय का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो नदियों के आधार पर किया जाता है, एक समय के आधार पर किया जाता है। बच्चों नदियों के आधार पर किया जाता है तो 4 प्रकार के हिमालय होते हैं, और समय के आधार पर किया जाता है तो वो भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता होगा ट्रांस हिमालय। चलो बच्चों पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सिंधु और सतलज। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन सेकंड है सतलज और काली। ऑप्शन थर्ड है काली और तीस्ता नदी के मध्य, और ऑप्शन 4 है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय पड़ता है। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय पड़ता है। अगर बात की जाए जो और ऑप्शन है जैसे सिंधु और सतलज है तो इनके मध्य का जो हिमालय है उसको हम लोग कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय कहते हैं। कश्मीर हिमालय या इसी को हम लोग पंजाब हिमालय भी कहते हैं। कश्मीर हिमालय या इसी को हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। क्लियर है बच्चों? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। क्लियर है? काली और तीस्ता की यदि बात की जाए तो इसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। क्लियर है बच्चों? नेपाल हिमालय कहते हैं। और कुमायूं हिमालय तो सतलज और काली नदी के मध्य के हिमालय को कहते हैं, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य के जो हिमालय को कहा जाता है वो असम हिमालय कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? असम हिमालय कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्लियर है बच्चे? ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने अनाईमुडी, ऑप्शन सेकंड है डोडा बेट्टा, और ऑप्शन थर्ड है गुरु शिखर, और ऑप्शन 4 है बच्चों महेंद्रगिरी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। भारत की नहीं, उत्तर भारत की नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और यदि अनाईमुडी की बात की जाए तो यह पश्चिमी घाट में स्थित है। कहां पर है? ये पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट में, और ये केरल राज्य में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? यह केरल राज्य में पड़ती है। क्लियर है बच्चों? जो अनाईमुडी है यह पश्चिमी घाट में है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य में स्थित है। क्लियर है बच्चों? या डोडा बेट्टा की बात की जाए तो डोडा बेट्टा बच्चों नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो डोडा बेट्टा है। गुरु शिखर की बात की जाए बच्चों तो गुरु शिखर आप सब लोग जानते होंगे कि अरावली पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। यदि महेंद्रगिरी की बात की जाए बच्चों तो यह पूर्वी भारत या उड़ीसा में स्थित है। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अनाईमुडी। एक बात यहां पर हम क्लियर कर लेते हैं कि यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी की पूछा जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी किसकी? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? आप सब लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो यहां पर ध्यान दें।
भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? K2 के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसी का नाम है। क्लियर है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात की जाए तो आपके सामने है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है। ऑप्शन फर्स्ट है 370 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 470 मिलियन वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 570 मिलियन वर्ष और ऑप्शन 4 है 670 मिलियन वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है 570 मिलियन वर्ष। 570 जो मिलियन वर्ष है वह अरावली श्रेणी की क्या है? अनुमानित आयु है। बच्चों मैं आपको बता दूं अरावली श्रेणी है यह मुख्यतः राजस्थान में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? मुख्यतः यह राजस्थान में है। और अरावली श्रेणी की एक खास बात यह है कि यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। क्लियर है बच्चों? विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। क्लियर है बच्चों? विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। क्लियर है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। जब विश्व की ही सबसे पुरानी है तो भारत की तो स्वाभाविक है कि सबसे पुरानी होगी। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। क्लियर है बच्चों? और वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला है यह एक अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा बच्चों? यह एक अवशिष्ट पर्वत है। क्लियर है बच्चों? कैसा पर्वत है? यह एक अवशिष्ट पर्वत है। क्लियर है बच्चों? अवशिष्ट पर्वत का क्या होता है कि ये पहले जब जैसे वलित पर्वत होते हैं, आपने सुना होगा फोल्डेड माउंटेन होते हैं, तो ये पहले वलित पर्वत था। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारी प्रक्रिया अपच्य अपर्दन के कारण ये अब ऐसे से ऐसे घिस घिस के ये ऐसे आ गया। लगभग अब ये समतल के आसपास आ गया, जमीन से थोड़ा सा उठा रह गया है, लेकिन पहले यह बहुत ऊंचा हुआ करता था। क्लियर है बच्चों? वर्तमान में जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन विशालतम हिमनद है? हिमनद को बच्चों ग्लेशियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ग्लेशियर इंग्लिश वर्ड होता है और हिमनद हिंदी वर्ड होता है। तो इसमें पूछा गया है ऑप्शन फर्स्ट है सियाचिन, ऑप्शन सेकंड है सासायनी, ऑप्शन थर्ड है गंगोत्री और ऑप्शन 4 है जिमू। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है जो सियाचिन ग्लेशियर है या हिमनद है, यह सबसे ऊंचा हिमनद या ग्लेशियर है। क्लियर है बच्चों? और जो यह हिमनद है, जो ग्लेशियर है, यह मैं आपको बता दूं कि भारत का ही नहीं विश्व का भी सबसे ऊंचा ग्लेशियर माना जाता है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सियाचिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपको पता हो तो जैसे पाकिस्तान और भारत के मध्य एक बार युद्ध हुआ था और वो सियाचिन ग्लेशियर से ही संबंधित था। एक ऑपरेशन चलाया गया था। कृपया मुझे कमेंट करके बताएं अगर किसी को पता हो। तो जो सियाचिन पर जब भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था और भारत ने इसको छुड़ाया था तो वो ऑपरेशन कौन सा था? मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है शीत ऋतु में उत्तर भारत में किसके कारण वर्षा होती है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि सर्दियों में या शीत ऋतु में उत्तर भारत में, किसमें? उत्तर भारत में। उत्तर भारत मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन जगहों पर वर्षा होने का क्या कारण है? ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सेकंड है उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन थर्ड है पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन 4 है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड पश्चिमी विक्षोभ, या इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप सब लोग जानते हो कि सामान्यतः शीत ऋतु में भारत में कम वर्षा होती है। थोड़ी बहुत उत्तर पूर्वी मानसून से भी हो जाती है, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं।
जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में होती है। क्लियर है बच्चों, कहाँ पर होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। और भारत में जो वर्षा होती है सामान्यतः वह दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में मुख्यतः वर्षा का कारण कौन सा है, वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। भारत में मुख्यतः वर्षा का कारण क्या है, भारत में मुख्यतः वर्षा का कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्लियर है बच्चों। लेकिन लौटते हुए मानसून, इसको उत्तर पूर्वी मानसून को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग लौटता हुआ मानसून भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और लौटते हुए मानसून से या उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है और मुख्यतः चेन्नई में। क्लियर है बच्चों। तो पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और पश्चिमी विक्षोभ का जो निर्माण होता है, पश्चिमी विक्षोभ का जो निर्माण होता है बच्चों, वह भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से होता है। कहाँ से होता है, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से होता है। भूमध्य सागर से चलता हुआ ये आता है और भारत में काराकोरम श्रेणी से टकराकर यह भारत में वर्षा करा देता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस सदन का विघटन नहीं हो सकता है लेकिन समाप्त हो सकता है। क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्लास की मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे आशा है कि यदि जो बच्चा इस क्लास को कंटिन्यू अपने एग्जाम तक रख पाता है तो जो आपके 50 क्वेश्चन जो आरपीएफ में आने वाले हैं उनमें से कम नहीं तो लगभग आप 40 क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है बच्चों। और आप लोग देखना, अभी तो यही है बस कि कौन क्या कहता है, ये यूट्यूब पर बड़ा ही सिस्टम चलता है, आप सब लोग जानते हो कि हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मेहनत करनी है और मेहनत हमें आपसे ज़्यादा ही करनी है, जब भी हम लोग आपको कुछ दे पाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता है लेकिन समाप्त हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है लोकसभा, ऑप्शन सेकंड है राज्यसभा, ऑप्शन थर्ड है विधान परिषद और ऑप्शन 4 है विधानसभा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो विधान परिषद है। क्या है, ऑप्शन थर्ड है विधान परिषद। विधान परिषद ही ऐसा सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी स्थायी सदन है लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। लेकिन राज्यसभा भी आप सब लोग जानते होंगे कि ये भी स्थायी सदन है। कैसा सदन है, ये भी स्थायी सदन है, ये भी स्थायी सदन है। इसका भी विघटन नहीं हो सकता है, इसका भी विघटन नहीं हो सकता है, विघटन नहीं हो सकता है। ये दो बात तो सेम है, ये दो बात तो सेम है। राज्यसभा और विधान परिषद में विधान परिषद भी स्थायी सदन है और इसका भी विघटन नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि राज्यसभा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को समाप्त भी नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। सामान्यतः राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद को बच्चों समाप्त किया जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा तो आप सब लोग जानते हो कि अस्थायी सदन है। कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। ऐसे ही विधानसभा स्थायी सदन है बच्चों, ये भी अस्थायी या निम्न सदन है। क्लियर है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आपको मैं बता दूं विधान परिषद जो है वो सिर्फ भारत के 6 राज्यों में, कितने राज्यों में है विधान परिषद, केवल भारत के 6 राज्यों में, भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। और जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कौन कौन से 6 राज्य हैं। क्लियर है बच्चे, कौन कौन से 6 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? क्लियर है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है समाजवादी, ऑप्शन सेकंड है पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। क्लियर है बच्चों? अगर बात की जाए तो समाजवादी, ऑप्शन सेकंड पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन थर्ड अखंडता और ऑप्शन फोर लोकतांत्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकतांत्रिक शब्द को नहीं जोड़ा गया बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर है लोकतांत्रिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत लोकतांत्रिक को नहीं जोड़ा गया था, बल्कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। और मेरे प्यारे बच्चों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर बच्चों? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? ऑप्शन फर्स्ट है काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन सेकंड है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन थर्ड है कश्मीर घाटी और ऑप्शन फोर है लद्दाख का पठार। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो अक्साई चीन है वो अक्साई चीन कौन सा भाग है ये बताऊं आप लोगों को। अक्साई चीन ये भाग है। कौन सा है? अक्साई चीन ये भाग है। अक्साई चीन का मतलब यह है कि जो भाग पहले भारत का था, जो भाग पहले भारत का था, जिसे 1962 के युद्ध में जीत लिया गया था। 1962 के युद्ध में चीन ने जीत लिया था। 1962 के युद्ध में चीन ने जीत लिया था। क्लियर है बच्चों? जीत लिया था। अब अगर बात की जाए तो इसको हम लोग LAC कहते हैं। क्या कहते हैं? LAC, लाइन एक्सेस कंट्रोल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लाइन एक्सेस कंट्रोल। क्लियर है बच्चों? लाइन एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। और जो ये पार्ट है यहाँ से ये वाला, ये जो यहाँ तक है, इसको हम लोग ये LOC वाला, ये कौन सा है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बच्चों? लाइन ऑफ कंट्रोल है। क्लियर है? लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो 370 का खेल है, जो राजा हरि सिंह थे यहाँ पर और पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण कर दिया था और इसका जो ये हिस्सा है उसको कब्जे में ले लिया था। जो हिस्सा पाकिस्तान पर है भारत का, उसे LOC कहते हैं, और जो हिस्सा चीन पर है भारत का, उसे हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। और क्वेश्चन यह पूछा गया है कि अक्साई जो चीन है यहाँ कौन सी श्रेणी पड़ती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लद्दाख श्रेणी है। कौन सी है? लद्दाख श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है, लद्दाख के पठार में ही अक्साई चीन पड़ता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था। ऑप्शन फर्स्ट है असमक, ऑप्शन सेकंड है गंधार, ऑप्शन थर्ड है मत्स्य और ऑप्शन फोर है चेदी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद केवल एक ही है और वो है असमक। दक्षिण भारत में स्थित अकेला महाजनपद है। दक्षिण भारत में स्थित अकेला महाजनपद है और कोई महाजनपद नहीं है, अकेला महाजनपद है। आप लोगों को मैं बता दूं कि कुल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? कुल 16 महाजनपद थे। और इनका जो विवरण दिया गया या इनके बारे में जो बताया गया है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय में यह बताया गया है। क्लियर है बच्चों? 16 महाजनपदों का विवरण कहाँ पर दिया गया है? अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। और 16 में से सिर्फ और सिर्फ असमक ही एक ऐसा अकेला महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। क्लियर है? और असमक की यदि राजधानी की बात की जाए, असमक की यदि राजधानी की बात की जाए तो राजधानी थी पोटिल या पाटिल। क्लियर है बच्चों? इसकी पोटिल या पाटिल इसकी राजधानी थी और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। क्लियर है बच्चों? ये कहाँ पर था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। क्लियर है बच्चों? तो याद रखना कि दक्षिण भारत में सिर्फ और सिर्फ अकेला महाजनपद था और वो असमक था। और दक्षिण भारत में जो असमक था वह उसकी राजधानी पोटिल थी और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था।
कुल 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों का जो विवरण दिया था बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दिया था। क्लियर है बच्चों। अब अगर बात की जाए गंधार की राजधानी की तो तक्षशिला थी। क्लियर है बच्चों, कौन सी थी? गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। चेदी की यदि बात की जाए तो सुक्तिमती थी। कौन सी? चेदी की सुक्तिमती थी। और मत्स्य की यदि बात की जाए तो विराटनगर थी। क्लियर बच्चों, मत्स्य की कौन सी थी? विराटनगर थी। इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंडल आयोग का गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सेकंड है इंदिरा गांधी, ऑप्शन थर्ड है मोरारजी देसाई और ऑप्शन 4 है चौधरी चरण सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि मंडल आयोग के समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। क्लियर है, कौन प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई थे। और जो मंडल आयोग था बच्चों यह आरक्षण से संबंधित था। किससे संबंधित था? मंडल आयोग आरक्षण से संबंधित था। आरक्षण से संबंधित था कि किसको कितना देना है, यह मंडल आयोग ने ही बताया था। और मोरारजी देसाई की बात की जाए तो यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्लियर है बच्चों, कौन से थे? गैर कांग्रेसी। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे वो सारे कांग्रेस के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है लोकसभा में, ऑप्शन सेकंड है राज्यसभा में, ऑप्शन थर्ड है विधानसभा में और ऑप्शन 4 है बच्चों विधान परिषद में। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। क्लियर है, फिर उसको भले ही लोकसभा भी अनुमति या सहमति देता है लेकिन राज्यसभा में ही लाया जाता है। और इसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल अनुच्छेद 67 में ही बताई गई है। 67 का है, उसी में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर भाषा में शिक्षा देने की सुविधा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, ये मार्च नहीं है, मातृभाषा में, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सेकंड है अनुच्छेद 350 क, ऑप्शन थर्ड है अनुच्छेद 350 ख और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 351। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। अनुच्छेद 350 का जो है वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है, या यह कहता है कि प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। क्लियर है बच्चों। अनुच्छेद 343 की बात की जाए तो यह राजकीय भाषा से संबंधित है। क्लियर है बच्चों, राजकीय भाषा से संबंधित है। और राजकीय जो भाषा है हमारी हिंदी है। प्यारे बच्चों मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखना इस बात को, राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, बोगाजगोई का अवलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का वर्णन नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बोगाजगोई का अवलेख है जो एशिया मानव का भी अवलेख भी कहा जाता है, जो वर्तमान में तुर्की के पास पड़ता था। तो इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से देवता थे। ऑप्शन फर्स्ट है इंद्र, ऑप्शन सेकंड है वरुण, ऑप्शन थर्ड है अग्नि और ऑप्शन 4 है बच्चों मित्र। तो मैं आपको बता दूं बोगाजगोई अवलेख में 4 देवताओं का विवरण है। कितने देवताओं का? 4 देवताओं का विवरण दिया गया था। 4 देवताओं में कौन कौन से थे? एक इंद्र था बच्चों, एक वरुण था, कौन सा था? एक इंद्र था, एक वरुण था, एक मित्र था और एक बच्चों नासत्य था। कौन सा था? नासत्य था। तो इसको क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं हम, इंद्र, वरुण, अग्नि, मित्र। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है अग्नि।
अग्नि का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में नहीं किया गया है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? क्लियर है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है चौथे मंडल में, ऑप्शन सेकंड है तीसरे मंडल में, ऑप्शन 4 है 9वें मंडल में, ऑप्शन 4 है 10वें मंडल में। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्लियर है बच्चों। किसका किया गया है? गायत्री मंत्र का। ये 9वें मंडल की बात की जाए तो ये सोम रस से संबंधित है, सोम रस का इसमें विवरण किया गया है। 10वें मंडल की बात की जाए तो यह पुरुष सूक्त से संबंधित है। किससे? पुरुष सूक्त से संबंधित है बच्चों। और चौथे मंडल में भी कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, कृषि के बारे में बताया गया है। क्लियर है बच्चे। जबकि तीसरा मंडल किससे संबंधित है? तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है। और इस मंडल के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो विश्वामित्र थे। क्लियर है बच्चों। कौन थे? विश्वामित्र इस मंडल के रचयिता थे। क्लियर है बच्चों। बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, सत्यमेव जयते का वर्णन किस उपनिषद में है? ऑप्शन फर्स्ट है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सेकंड है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन थर्ड है बृहदारण्यक उपनिषद और ऑप्शन 4 है कठोपनिषद। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंडको उपनिषद। क्लियर है। कौन सा है? मुंडको उपनिषद। तो मैं आपको बच्चों बता दूं जो मुंडको उपनिषद है यह अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडको उपनिषद। उसके अलावा मुंडको उपनिषद में यदि बात की जाए तो यह इसमें यज्ञ को टूटी नौका के समान बताया है, यज्ञ को टूटी नौका के समान बताया है, टूटी नौका के समान बताया है। क्लियर है बच्चों। टूटी नौका के समान बताया है। अगर छंदोक उपनिषद की बात की जाए तो बच्चों यह जो छंदोक उपनिषद है इसमें कृष्ण के बारे में उल्लेख मिलता है। कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में इसमें उल्लेख दिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद की बात की जाए तो यह सबसे बड़ा उपनिषद है। क्या है बच्चों? यह सबसे बड़ा उपनिषद है। कैसा उपनिषद है? यह सबसे बड़ा उपनिषद है। और बच्चों अगर कठोपनिषद की बात की जाए तो इसमें नचकेता व यम, नचकेता व यम के संवाद का उल्लेख है। नचकेता व यम के संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो कठो उपनिषद में है। क्लियर है बच्चों। संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो यह आपका कठोपनिषद में। क्लियर है बच्चों। सत्यमेव जयते का जो विवरण है वो मुंडको उपनिषद में दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? क्लियर है बच्चों। हम सब लोग जानते हैं ऑप्शन फर्स्ट इसका है संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन सेकंड है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार, ऑप्शन थर्ड है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन 4 है मत देने का अधिकार। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये जितने भी अधिकार हैं ये स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता की बात की जाए तो वैसे तो अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं। कितने हैं? अनुच्छेद 14 से 18 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर देखा जाए तो फिर अनुच्छेद 19 अगर बात की जाए तो ये जो अनुच्छेद 19 है ये जो अधिकार हैं 14 से 18 ये समता के अधिकार हैं। किसके अधिकार हैं? ये समता के अधिकार हैं, ये समता के अधिकार हैं। जबकि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 19 में बच्चों 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई। कितने प्रकार की? 6। पहले तो यह 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। पहले कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी?
7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और जो 7वें प्रकार की स्वतंत्रता थी वो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वो भी इसमें सम्मिलित था, लेकिन उसे हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 19 में भी संपत्ति के बारे में बताया गया था। जब अनुच्छेद 31 को हटाया गया तो वो भी यहां से हट गया था। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन 4 है, मत देने का अधिकार या वोट देने का जो अधिकार है वह स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है, या ये मूल अधिकार नहीं है। बाकी तीनों मूल अधिकार हैं या स्वतंत्रता के अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति में सम्मिलित नहीं था? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सेकंड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन थर्ड है मोहम्मद सादुल्ला और ऑप्शन 4 है के.एम. मुंशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि इसमें एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। कितने सदस्य थे? अन्य 6 अन्य सदस्य थे। क्लियर है बच्चों? 3 तो ये नाम है आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी। अगर और बात की जाए तो इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपालन आयंगर बच्चों। एक थे एन माधवराव, एक थे बी.एल. मित्र। अच्छा बच्चों, बी.एल. मित्र की मैं आपको जानकारी दे दूं, बी.एल. मित्र और एक थे टी.टी. कृष्णाचारी। कौन थे? टी.टी. कृष्णाचारी। इसमें क्या हुआ था बच्चों, जो ये एन माधव राय और बी.एल. मित्र हैं, बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था। क्या हो गया था? स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो बी.एल. मित्र की जगह फिर एन माधव राव को बना दिया गया था। वैसे टी.टी. कृष्णाचार्य की बात की जाए तो डी.पी. खेतान थे, उनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचार्य को बना दिया गया था। आप लोग देखोगे कि एक अध्यक्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर है बच्चों? बी.एल. मित्र की जगह एन माधव राय को बना दिया गया था। बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था और एक टी.टी. कृष्णाचार्य थे। क्लियर है बच्चों? और प्रारूप समिति की यदि स्थापना की बात की जाए तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। क्लियर है बच्चों? 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है बच्चों? और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से ये इस समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलिपि समिति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शामिल हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सेकंड है बलवंत राय मेहता समिति भी लिखा मिल जाएगा, ऑप्शन थर्ड है जी.वी.के. राव समिति और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में इसका गठन किया गया था। और इस समिति की सिफारिश पर सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। क्लियर है बच्चों? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का गठन कहाँ किया गया था?
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन 1957 में हुआ। इसने अपनी सिफारिश पेश की और 1959 में प्रायोगिक स्तर पर राजस्थान के नागौर जिले में यह इसका शुभारंभ हुआ था। क्लियर है बच्चों। और अशोक मेहता समिति की बात, अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी। किसकी की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। क्लियर है बच्चों। जबकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने की थी? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था? ऑप्शन फर्स्ट है चिनाब, ऑप्शन सेकंड है व्यास, ऑप्शन थर्ड है रावी और ऑप्शन फोर है झेलम। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है चिनाब। क्लियर है? चिनाब। व्यास का यदि पुराना नाम बताया जाए तो विपाशा था। क्या था? विपाशा था। यदि रावी की बताया जाए तो इसका पुरुषणी था। क्या था? रावी का पुरुषणी था। और यह झेलम की बात की जाए तो इसका वितस्तता था। क्या था? इसका वितस्तता था। क्लियर है बच्चों? क्या था? वितस्तता था। वितस्तता था। अगर बात की जाए तो इसको हाइड स्पीच भी कहा जाता था। अगर आप लोगों को पता हो हाइड स्पीच या झेलम का एक युद्ध हुआ था, चलो वो छोड़ो, वितस्तता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है कानपुर में, ऑप्शन सेकंड है दिल्ली में, ऑप्शन थर्ड है इलाहाबाद में और ऑप्शन फोर है लाहौर में। तो मेरे प्यारे बच्चों कानपुर में HSRA की स्थापना हुई थी और यह जो सन थी 1928 में की गई थी। क्लियर है बच्चों? 1928 में की गई थी और इसमें मुख्य संस्थापकों में चंद्रशेखर आजाद थे। क्लियर है? कौन थे? चंद्रशेखर आजाद इसमें सम्मिलित थे। मुख्य संस्थापकों में बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद थे। भगत सिंह थे, सचिन सान्याल थे और भी थे, लेकिन मुख्यतः चंद्रशेखर आजाद थे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सेकंड है CR दास, ऑप्शन थर्ड है इन दोनों ने, ऑप्शन फोर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है इन दोनों ने। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्लियर है बच्चों? किसकी की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। यदि आपको पता हो तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के कारण जो अशोक आंदोलन था उसे वापस ले लिया गया और परिणाम स्वरूप मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है सूरत अधिवेशन, ऑप्शन फर्स्ट है बनारस अधिवेशन, ऑप्शन थर्ड है मुंबई अधिवेशन और ऑप्शन फोर है बच्चों कोलकाता अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। और इस अध्यक्षता को लेकर ही, किसको लेकर? इस अध्यक्षता को लेकर ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह गर्म दल और नरम दल दो में विभाजित हो गया। गर्म दल व नरम दल में यह विभाजित हो गया था। क्लियर है बच्चों? किस किस में हो गया था? गर्म दल व नरम दल में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। इसमें यह पूछा गया है कि पानी में यदि हवा का बुलबुला है तो वह किस लेंस पर कार्य करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने बच्चों उत्तल दर्पण पर, ऑप्शन सेकंड है उत्तल लेंस पर,
ऑप्शन थर्ड है अवतल दर्पण पर, और ऑप्शन 4 है अवतल लेंस। लेंस और दर्पण में बहुत अंतर होता है। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसे काम करता है जैसे पानी में हवा का बुलबुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? ऑप्शन फर्स्ट है परावर्तन के कारण, ऑप्शन सेकंड है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन थर्ड है प्रकीर्णन के कारण, और ऑप्शन 4 है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष भी दो प्रकार का होता है बच्चों, इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक, कैसा होता है? एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीय। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। ऑप्शन फर्स्ट है नीला रंग का, ऑप्शन सेकंड है लाल रंग का, ऑप्शन थर्ड है सफेद रंग का, और ऑप्शन 4 है बच्चों काले रंग का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है, अंतरिक्ष काले रंग का दिखाई देता है, लेकिन नीले रंग का जो दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्लियर है बच्चों? आकाश या अंतरिक्ष नीला नहीं होता है बल्कि काला होता है। जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको काला या ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन आप लोग जब जमीन से देखते हो तो नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई के पीछे कारण जो है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि वास्तविक वह कैसा होता है? काले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, धूप के चश्मों में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग हुआ होता है? इसमें यह पूछा गया है कि जो धूप के चश्मे बनाए जाते हैं तो उसमें किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है सोडा कांच का, ऑप्शन सेकंड है फ्लिंट कांच का, ऑप्शन थर्ड है क्रुक्स कांच का, और ऑप्शन 4 है पायरेक्स कांच का। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है बच्चों? यह सोडा कांच की बात की जाए तो जो सोडियम लाइट होती है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? सोडियम लाइट होती हैं, आपने देखा होगा कि जो आपके मैरिज होम बने होते हैं उसमें एक बड़ी सी लाइट होती है, वह सोडियम ही होती है जो अधिक प्रकाश दिखाती है, तो उसमें सोडा कांच लगा होता है। फ्लिंट कांच की बात की था, जो कैमरा में कांच लगा होता है वो फ्लिंट कांच लगा होता है। और पायरेक्स कांच की बात की जाए बच्चों तो पायरेक्स कांच का जो प्रयोग होता है वह आपके जितने भी प्रयोगशाला में उपकरण बनते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण में पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं कांच के जो देखे होते हैं उनमें किसका कांच का प्रयोग होता है? पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है रेनिन, ऑप्शन सेकंड है टाइलिन, ऑप्शन थर्ड है पेप्सिन, और ऑप्शन 4 है इंसुलिन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। इंसुलिन की बात की जाए बच्चों तो ये अग्नाशय में पाया जाता है। किसमें? अग्नाशय में पाया जाता है। क्लियर है? यदि पेप्सिन की बात की जाए तो ये अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। और रेनिन भी बच्चों अमाशय में ही पाया जाता है। क्लियर है बच्चों? जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, रुधिर बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है फेफड़ा, ऑप्शन सेकंड है हृदय, ऑप्शन थर्ड है किडनी, और ऑप्शन 4 है तिल्ली। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, रुधिर बैंक या ब्लड बैंक, एक शरीर में भी ब्लड बैंक होती है, शरीर के अंदर ब्लड बैंक होती है जो प्लीहा होती है। क्या होती है? जो प्लीहा होती है। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है तिल्ली। तिल्ली को ही प्लीहा कहा जाता है।
शरीर के अंदर ब्लड बैंक होता है। जैसे सपोज करो कि आपको कोई चोट लग गई, अब चोट लग गई तो आप सब लोग जानते हो कि जब चोट अधिक लग जाती है तो ब्लड बाहर जाता है। जब ब्लड बाहर निकल रहा है तो अकस्मात सिचुएशन के लिए ब्लड चाहिए, तो फिर वो क्या होता है कि जो प्लीहा होती है, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड बैंक होती है, जो तिल्ली होती है, वह फिर ब्लड पहुंचा देती है। जब अगर बहुत अधिक घटना हो जाती है तो फिर प्लीहा का भी ब्लड निकल जाता है, तो फिर वो काम नहीं कर पाती है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बड़ी आंत में बच्चों, ऑप्शन सेकंड है छोटी आंत में, ऑप्शन थर्ड है मुंह में, और ऑप्शन फोर है अमाशय में। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो मैं आपको बता दूं, पाचन तो इन चारों में ही होता है। पाचन तो बड़ी आंत में भी होता है, छोटी आंत में भी होता है, मुंह में भी होता है, अमाशय में होता है। मुंह से तो शुरुआत ही होती है पाचन की, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है छोटी आंत। क्लियर है बच्चों। नाम भले ही छोटी है लेकिन इसके काम सब बड़े हैं। यह सबसे लंबी भी है, आपको अगर पता हो तो सबसे लंबी छोटी आंत ही है, सबसे लंबी छोटी आंत है। और भोजन का अधिकांश पाचन, भोजन का अधिकांश पाचन, भोजन का अधिकांश पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। सबसे लंबी है, इसकी लगभग लंबाई लगभग 7 मीटर है, लगभग 7 मीटर है। क्लियर है बच्चों। लगभग कितनी है? 7 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। आपने अभी तक तो यही सुना होगा कि घोंसला पक्षी बनाते हैं, लेकिन घोंसला बनाने वाला एक सांप भी होता है। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है करैत, ऑप्शन सेकंड है किंग कोबरा, ऑप्शन सेकंड है चैन वाइपर, ऑप्शन 4 है स्केल्ड वाइपर। तो मेरे प्यारे बच्चों में बता दूं, जो करैत है यह बहुत जहरीले सांप होते हैं। मतलब दुनिया में सबसे जो जहरीले सांप होते हैं उनमें जो कुछ ही होते हैं एक दो, उनमें करैत का पहले दूसरे नंबर पर ही नंबर आता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सेकंड किंग कोबरा। क्लियर है बच्चों। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। क्लियर है बच्चों। और इसमें कभी कभार थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम आ जाती है, बिलरिंग, वो थोड़ा सा नेट का इशू है बच्चों आजकल, और मैं उसको बहुत ही जल्दी समस्या का समाधान भी कर दूंगा। और लेकिन आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें और इस चांस को ना जाने दें, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि इस समय भर्तियों की बड़ी ही समस्या है। एक तो गवर्नमेंट भर्ती निकाल ही नहीं रही है, और निकाल रही है तो ये पेपर का आप सबको लोगों को पता है कि क्या सिस्टम चल रहा है। क्लियर है बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों।